अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। पिछले हफ्ते 3 की बजाय मैंने आप लोगों को 2 कहानियां सुनाई थी क्योंकि मेरा गला शदीद ख़राब था और मैंने माजरत कर ली थी कि मैं गला ख़राब होने की वजह से एक स्टोरी आपको नहीं सुना सका। तो बहुत ज़्यादा जो मुझे फीडबैक आया वो ये था, पूरे हफ्ते में 3 कहानियों का ही तो इंतज़ार होता है और जब आपने गले की वजह से छुट्टी कर ली तो सर आप एक फिर प्रॉमिस करें कि इसके बदले में आप हमें एक कहानी ज़रूर सुनाएँगे। तो जो मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े तो दुआएँ भी दी मेरी सेहत की बेहतरी के लिए कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप जल्दी से ठीक हो जाएँ। लेकिन सर ये कहानी हमारी आप पे उधार रही। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना 3 इस हफ्ते की तो कहानी आप सुन चुके हैं, लेकिन एक और इज़ाफ़ी कहानी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ आपकी उस कहानी की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपका हुक्म सर आँखों पे। अभी भी फंक्शन की तैयारी चल रही है, सारी फैमिली, मैंने बेगम साहबा से कहा है कि आप ज़रा रूम मुझे दे दीजिए जल्दी से ताकि मैं कहानी रिकॉर्ड कर लूँ, आप अपनी तैयारी बाद में मुकम्मल कीजिएगा। तो जो इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं मैं शेयर कर भी रहा हूँ आपके साथ, मज़ीद भी इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। कहानी कुछ इस तरह की है, बहुत अच्छी और मज़ेदार कहानी है जो मुझे लगी, तो मैंने कहा जितना मेरे पास टाइम है तो एक मज़ेदार कहानी आपके साथ शेयर करूँ। इनका नाम है, अच्छा आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अभी तो मैं आपको आबिद अली के नाम से ही पुकारता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं आपकी कहानी को सुनाने लगा हूँ तो पिछले कुछ बहुत पहले आपने मैसेज भेजे थे, वो तो मेरे पास ओपन नहीं हुए। न्यू कहानी वाले जो आपके मैसेजेस हैं, यहाँ पे मैं रहता हूँ सर। इसमें आपने अपना नाम नहीं बोला। तमाम लोग जब मुझे वॉइस मैसेज भेजते हैं तो आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप, मेरा नाम ये है। तो आपने इसमें नहीं बोला, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपकी कहानी सुनता हूँ, फला फला फला। नाम अपना ज़रूर बता दिया करें। लेकिन जब आपकी स्टोरी को मैंने नंबर दिया तो वहाँ पे शुरू में ही लिखा हुआ आ गया आबिद अली। यकीनन वो आपका नाम होगा जो खुद ब खुद मेरे पास आ गया, इसलिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ अगर ये आपका नाम नहीं है आबिद अली साहब, तो मैं आपको आबिद अली के नाम से ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बाकी तो आप अपनी कहानी सुनेंगे, आपको पता लग जाएगा। नंबर मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ जी। कल इंशाल्लाह मैं फैमिली के जो इवेंट्स है इससे, यानी कि सैटरडे को, आज जब मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्राइडे है, ये कल आप देखेंगे हफ्ते को, यानी आज जब आप देख रहे हैं उस वक्त हफ्ता है। तो मैं संडे तक इंशाल्लाह फ्री हो जाऊँगा और नंबर अपना शॉर्ट सी वीडियो में अनाउंस कर दूँगा। दुबई का इस वक्त तो मैं मीडिया सिटी अर्जान में हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह मैं रासुल खैमा में होऊंगा। नंबर जो है मैं सबके साथ मोबाइल शेयर कर दूंगा जुनैद भाई का, और मैं और जुनैद भाई इकट्ठे होंगे तो जो भी मिलना चाहेगा मोस्ट वेलकम कहूँगा। बहुत सारे लोग मुझसे खफा हैं। एक मेरी बहन दुबई में रहती है, वो पाकिस्तान मिलने के लिए आई थी, उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, वो खफा हो के गई मेरी बहन। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो तमाम लोग जो मुझसे मिलना चाह रहे थे और इस ख्वाहिश का इजहार करते थे जी, तो मेरी उस शॉर्ट वीडियो में नंबर देख के आप मुझसे रब्ता कीजिए और आप मुझसे मिल सकते हैं। नंबर वैसे जुनैद भाई का चले मैं अभी एंड पे शायद अनाउंस कर देता हूँ। कहानी की तरफ आते हैं जी। आबिद अली भाई की कहानी है, जिस जगह की ये कहानी है उस जगह का नाम है चरण सिंह। बड़ा ज़बरदस्त नाम है। ये कहते हैं, मैं ज़िंदगी के नशेबो फराज से गुज़रता हुआ ज़िंदगी के सफ़र को तय कर रहा था। बहुत सारी ख्वाहिशात लिए, बहुत सारे ख्वाब देखे थे ज़िंदगी के, और ज़िंदगी लाहौर की बारौनक ज़िंदगी, लाहौर की तेज़ दौड़ती गाड़ियाँ, हॉर्न बजाती गाड़ियाँ, लाहौर का एक शौक टक 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 टका टक का शोर। वहीं से मैं भी उस गाड़ी में सवार होता था जिसकी ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा था, और मैं इन रास्तों से गुजरता था, लाहौर की सड़कों पे रवां दवां रहता था। मैं एक ड्राइवर था और एक फैमिली के यहाँ मुलाजिम था। ज़िंदगी का सफ़र इस तरह गुज़र रहा था कि अपने बाइक पे उस घर पहुँचता, बाइक वहाँ पे खड़ा करता, गाड़ी की चाबी उठाता और फैमिली को लेके हर उस जगह पे जाता जहाँ पे उन्होंने जाना होता। वहीं जब आप कमाने लगते हैं, आप ज़िंदगी के एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जब ख़ानदान को, माँ को, बाप को, सबको लगता है कि बच्चा अब माशाअल्लाह कमाऊ पूत हो गया है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो मेरे बारे में भी सोचा जाने लगा। और वहीं लाहौर के डिफेंस एरिया कैंट के पास है, वहीं पे जहाँ पे मेरा घर था, मेरी जॉब थी, नौकरी थी, वहीं दूर चरण शरीफ एक गांव है जो सिंह, एक सरदार जी के नाम पे, चरण सिंह। और इस को आबाद हुए हुए उनका कहना है तकरीबन जो एक अरसा 150 या 200 साल, ये नहीं तकरीबन 2 सदियां पहले का ये आबाद वहां पे गांव है चरण सिंह।
वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा सरदार रहते थे। अब भी एक टीला है जो ऊँचा टीला कहलाता है। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछा था, टीला किसको कहते हैं? टीला कहते हैं एक पहाड़ी सी बनी होती है, ज़मीन बैलेंस बराबर इक्वल होती है, लेकिन एक जगह ऐसी आती है मट्टी का बहुत बड़ा तोंदा होता है, मट्टी का बहुत बड़ा पहाड़ सा बना होता है और उसके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं तो कहते हैं मट्टी का टीला, रेत का टीला, जिस भी चीज़ का बना हो। वहीं चरण सिंह में मेरी अपनी कज़न का रिश्ता मेरे लिए देखा गया और यूं मैंने भी फौरन हाँ कर दी। मैं बहुत खुश था, ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर मुझे मिलने जा रहा था। जो मैंने ख्वाब देख रखे थे उसमें से एक बहुत बड़ा ख्वाब मेरा पूरा होने जा रहा था। और यूं मेरी जो जमा पूंजी थी मैंने अपनी शादी पे लगाई, शादी का एहतमाम किया और मेरी कज़न्स के साथ शादी हो गई। जो मेरा ससुराल था वो चरण में था। मैं और मेरी बीवी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब वो शादी के 2-3 महीने जो इंसान एंजॉय करता है, घूमता फिरता है, बीवी की बाहों में बाहें डाले दुनिया ही नई नज़र आती है। वही लोग होते हैं, वही रौनकें होती हैं, वही सड़कें होती हैं, वही इंसान होते हैं। सिर्फ इन दोनों की आंखों के ख्वाब बदल चुके होते हैं। वही पुराना तो आंखों के सामने होता है, लेकिन शादी के फौरन बाद सब कुछ बहुत सुहाना सुहाना सा लगता है, प्यारा प्यारा सा लगता है। पता ही ना चला 2-3 महीने खुशी खुशी गुजर गए। उसके बाद फिर मैं अपने उसी तरह काम काज पे जाना शुरू हो गया। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे चांद सा बेटा दिया। मेरी बीवी अपने माँ बाप के घर यानी मेरे ससुराल चरण सिंह गई हुई थी। अब मैंने नौकरी भी करनी थी क्योंकि मैं एक जगह पे ड्राइवर था, काम करता था, तो ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकता था। लेकिन जब जब मुझे टाइम मिलता मैं बीवी के पास चक्कर लगा लेता। मुझे बेटे से बहुत प्यार था, हर उस बाप की तरह जिस तरह हर बाप को बेटे से प्यार होता है। ये वीकेंड था और आज मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई थी। मैं बहुत खुश था अपने उसी गांव चरण सिंह की तरफ जा रहा था, अपने उस चांद से मुखड़े जैसे बेटे से मिलने। वहां मैं पहुंचा। मैंने अपने उस चांद से बेटे को उठाया, अपनी गोद में लिया और उसके साथ खेलता रहा। अभी वो इतना छोटा था, किसी को पहचान नहीं सकता था, बस वो खेलता रहता था। उसकी आंखें खुलती थी, शरारतें करते तो हल्का सा मुस्कुरा देता था। कब सो जाता था, कब उठ जाता था। अभी उसने इस दुनिया में आंख खोली थी, अभी उसको इस दुनिया का कुछ नहीं पता था। मेरी वो कुल कायनात था जो मेरी गोद में था। अपनी उस कुल कायनात से खेलते खेलते वक्त का एहसास ही ना हुआ कि वहीं पे रात के 12 बज गए। अब मैं जब टाइम देखा तो मुझे एहसास हुआ मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। बीवी के साथ बातें करते बैठे, बीवी ने कहा रात यहीं रुक जाइए, सुबह चले जाइए। मैंने कहा नहीं, सुबह सुबह मैंने जाना है, काम है, तो मैं अभी ही निकलूंगा। अब अगर मैं 2 रास्ते थे जाने के लिए, वापसी के लिए। एक रास्ता था जो बिल्कुल शॉर्टकट बनता था, टीले से होके जाना पड़ता था, और जो दूसरा रास्ता था वो बहुत लंबा रास्ता था। मैंने कहा मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए, तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं टीले वाली साइड से होके जाता हूं। और खुदाहाफिज करते निकलते निकलते तकरीबन 12:30 पौने 1 हो गया। बीवी बच्चे को खुदाहाफिज करके मैं चलता हुआ वहां से पैदल आ रहा था, कि वो वॉकिंग डिस्टेंस ही गांव था, वहां से 15-20 मिनट की वॉक होगी। सॉरी। मैं घर से निकला तो बाहर बिल्कुल हू का आलम था। शहर की आबादी से चरण थोड़ा सा दूर था। ये रियल नेम है, आपने मुझे नहीं बताया, मैं इसको चेंज कर देता, लेकिन आपसे बात भी नहीं हो सकी। भागते दौड़ते कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मेंशन कर दिया करें अपना नाम भी, और ये भी कह दिया करें, बता दिया करें लाजमी कहानी में लोकेशन आपका जो है ये इलाका चरण फर्जी बताना है या रियल। इसलिए माजरत ख्वाह, मैं अभी रियल बता रहा हूँ। वो कहते हैं मैं चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस टीले की तरफ जा रहा था जहां के ऊपर मैंने चढ़ना था और नीचे उतर के घर की तरफ रवाना हो जाना था।
जिस वक्त मैं अपने घर से निकला तो कुत्ते की भी कहीं आवाज़ नहीं आ रही थी। सर्दियों का ये हल्का हल्का मौसम था, बाहर हल्की हल्की ठंड थी। ऐसे हाथ मैंने अपने ऐसे किए हुए, अभी फोग नहीं थी, बस आने ही वाली थी। 2-3 दिन में ही शायद फोग आ जाती। मौसम इस तरह का था। मैं आहिस्ता से चलता हुआ रोड पे आ रहा था और इर्द गिर्द जमीनों को देखता आ रहा था। हर तरफ अंधेरा था। रात की मखलूक जरूर जाग चुकी थी, जिसमें मेंढक भी बोल रहा था, जिसमें झींगड़ भी अपनी आवाज पैदा कर रहा था, या कोई भी हशरात जो रात को आवाजें पैदा करते हैं, जिनकी आवाज से एक एहसास होता है अंधेरा हो चुका है, रात है। दिन की रोशनियां, दिन का शोर, दिन का एटमॉस्फेयर एक अलग अलग होता है। रात को जैसे ही खामोशी होती है और झींगड़ बोलना शुरू करता है तो पता लग जाता है रात हो गई है। जब मैं राज प्रोग्राम करता हूँ और खामोश होता हूँ, किसी ऐसी जगह पे होता हूँ, तो झींगड़ की आवाज़ ज़रूर आ रही होती है। मैं अब उस झींगड़ की आवाज़ के साथ साथ चलता हुआ आ रहा था। पूरा कबीला आबाद था किसी झींगड़ों का, क्योंकि पीछे भी एक झींगड़ था, उससे आगे भी झींगड़ था। ऐसे लगता था एक ही वक्त में सारे बोल रहे हैं। कहीं पे भी चलते चलते एहसास नहीं होता था कि इस जगह पे झींगड़ की आवाज़ नहीं है। शायद आपस में ऐसा कनेक्शन था उनका कि एक चुप होता तो कुछ फासले पे मौजूद दूसरा बोलना शुरू कर देता, उससे फासले पे अगला भी बोलना शुरू कर देता, और यूं मेरे कानों में मुसलसल झींगड़ की आवाज थी। हो सकता है सारे ही मिलके बोल रहे थे, क्या कह रहे थे समझने से कासिर था। मैं चलता चलता उस टीले के करीब पहुंच गया। उस टीले पे भी कुछ घर बने हुए थे जो सिखों के घर थे, सरदार जी वहां पे रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने टीले के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। चांद की इतनी रोशनी थी कि मुझे सब नजर आ रहा था। सर्दियों की रातों में फोग होती है, अंधेरा ज्यादा होता है, लेकिन आज शायद ऐसा माहौल था। आज शायद थोड़ा सा क्लियर था, इतनी धुंध नहीं थी, चांद की रोशनी भी थी। इसलिए ही तो मैंने इस शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल किया था, और अगर अंधेरा होता तो मैं बड़े रास्ते का इंतखाब करता। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस टीले के ऊपर चढ़ गया। अब मेरी राइट साइड पे लोगों के घर थे। उन घरों को क्रॉस करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बढ़ने लगा। अब जहां पे टीला बिल्कुल खत्म होने वाला था, वो एक ऊंचा सा टीला था। मैं बिल्कुल ऊपर चढ़ा था और सीधा चलता हुआ जा रहा था। एक जगह पे आखिरी घर भी खत्म हो रहा था और टीले की तरह नीचे की तरफ ढलान थी। पहले चढ़ाई, टीला, फिर ढलान। अब ढलान शुरू होने वाली थी, मैंने नीचे उतरना था। वहीं पे मेरे एक राइट साइड पे घर था। घर तो एक नहीं था, कई घर थे, लेकिन जो वो घर था, कुछ तो उसमें था कि मुझे मुड़ के देखना पड़ गया। मैं अपनी मस्ती में मस्त किसी घर को टीले पे चढ़ते हुए जब चढ़ाई चढ़ी और ऊपर आया, घरों पे फौरन मेरी निगाह पड़ गई थी। उस घर में भी सब लोग रात के 1 बजे सर्दियों की रात में अपनी अपनी रजाई के अंदर घुसे गहरी नींद सो रहे थे, और मैं भी ऐसे दबे कदमों चल रहा था कि मेरी चलने की आवाज से किसी की आंख ना खुल जाए। मैं चलता हुआ आखिरी घर तक पहुंचा तो एक ऐसी आवाज जो मेरे कानों में आई, फौरी तौर पे न सिर्फ मुझे मुड़ के देखना पड़ गया, बल्कि एहसास हुआ कि कुछ तो है। क्योंकि ये एक पाजेब की आवाज थी, ये एक पायल की छन 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 थी। पायल की वो छन छन अमूमन जब खवातीन अपने पाँव में पाजेब पायल पहनती हैं और चलती हैं तो कदम रखते ही पायल की छन छन की आवाज आती है। रात के 1 बजे इस हू के आलम में एक आवाज झींगड़ की थी, और दूसरी आवाज जब मेरे कानों ने पायल पाजेब की छन छन सुनी तो मैं मजबूरन उस तरफ देखने के लिए मुड़ चुका। मेरी गर्दन खुद ब खुद घूम गई, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसी लम्हे जैसे ही गर्दन मेरी घूमी उस आवाज़ का पीछा करते करते, तो उसी जगह पे साकित सी हो गई, रुक सी गई, थम सी गई, मुजस्सम सी हो गई, बुत सी बन गई। उस दीवार पे एक औरत जिसने लाल कलर का सूट पहना हुआ था, ऐसे जैसे कोई दुल्हन अपनी शादी के मौके पे गांव के अंदर बिल्कुल लाल सुर्ख कढ़ाई हुआ हुआ भरा हुआ एक लहंगा, एक दुल्हन का सूट पहनती है, वही कपड़े उसने दुल्हन वाले पहन रखे थे। उसकी कमर मेरी तरफ थी और वो उस घर की दीवार के ऊपर चलती हुई दूसरी तरफ जा रही थी। और जब वो अपने पांव दीवार के ऊपर ऐसे रखती थी
तो छन 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 पायल की आवाज से आ रही थी। या खुदाया, ये कौन है? किसी घर की दुल्हन क्या भागना चाह रही है? कोई नई नवेली दुल्हन रात के इस पहर कहां जाना चाह रही है कि उसको मजबूरन दीवार के ऊपर चढ़ना पड़ा है। और रात के इस पहर इस तरह दीवार पे चलना बहुत नामुमकिन है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप गिर सकते हैं। दिन की रोशनी में भी इंसान दीवार पे इस तरह चलते हुए घबरा जाता है, कहीं नीचे ही ना गिर जाऊं। और वो बिल्कुल घबराए बगैर सीधी चलती हुई छन छन करती हुई जा रही थी। मैं मुजस्सम सा बना उसको खड़ा देख रहा था कि वहीं पे ही थोड़ा सा फासले पे जाके वो मुड़ गई। और मुड़ने के बाद वो सीधी वापस उसी तरह आई जिस तरह चलती हुई गई थी। पहले मैं उसकी कमर देख रहा था, अब उसका चेहरा मेरी तरफ था। और वो जैसे ही मुड़ी, उसकी पहली निगाह इस तरह मुझ पे पड़ी जैसे वो जान चुकी थी कि मैं खड़ा उसको देख रहा हूं। उसकी आंखों में हैरत नहीं थी कि मुड़ते ही उसने मुझे देख लिया कि ये कौन खड़ा है, और वो हैरत डूब जाती कि ये कौन है। जैसे ही वो मुड़ी, उसने मुझे देखा, वो वहीं पे रुक गई। मैं भी वहां पे एक जगह पे इस तरह, जो गर्दन सिर्फ घुमाई थी, अब पूरा घूम चुका था, उसको देखने के लिए कि या अल्लाह, ये क्या मंजर है? कौन है रात के इस पहर के किसी की दुल्हन? क्यों ऐसा कर रही है? सॉरी, आपको पता है अभी तक गला मेरा ठीक नहीं है। वो जैसे उस जगह पे रुक गई तो उसी लम्हे उसने जब मुझे देखा तो देखते ही उसकी आंखों में मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखें खिलखिला उठी, और जैसे ही उसकी आंखें खिलखिलाई, साथ ही उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। और जैसे ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई तो उसने फौरन इस तरह की स्माइल दी, इस तरह हंसी कि उसके दांत भी नजर आने शुरू हो गए। और जैसे ही उसने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट डाली ऐसे, तो उसके लंबे लंबे दांत इतने फासले पे खड़े होने की वजह से मुझे क्लियर नजर आ गए। इतने लंबे दांत कि जब उसने मुंह खोला तो वो लंबे लंबे दांत बाहर आ रहे थे। वो एक इंतहाई खूबसूरत औरत थी। वो चेहरा बहुत हसीन था, उसका चेहरा बहुत चमक रहा था। हाथ उसके ऐसे थे जैसे हाथों के अंदर से रोशनियां निकल रही हों। चेहरा भी इतना ही सफेद था जैसे उसमें से रोशनियां निकल रही हों। लेकिन जब उसके दांत मेरे सामने आए तो वो किसी इंसान के इतने बड़े दांत नहीं हो सकते। जैसे खून पीने वाला कोई ड्रैक्युला होता है, वैम्पायर होता है, ड्रैकुला होता है, वैसे ही उसके दांत थे, बड़े बड़े। और उन दांतों से मुझे देख के वो मुस्कुरा रही थी। और ये वो लम्हा था जिस वक्त मैं ना सिर्फ मैं होश में आया, बल्कि जो मैं परेशान था, समझने की कोशिश कर रहा था ये माजरा क्या है, तो उसी लम्हे मैं ऐसा होश में आया कि जो सामने है मैं क्यों भूल गया। रात को कौन औरत इस तरह किसी दीवार पे चल सकती है? और ना सिर्फ वो चल रही है बल्कि मुड़ भी रही है ऊपर खड़े हुए, और ऐसे आराम से जैसे कोई जमीन पे खड़े होकर मुड़ जाता है। दीवार पे चलने वाला इतनी आसानी से मुड़ता नहीं है। और इतनी हसीनो जमील औरत, वो भी दुल्हन बनी हुई, जिसने पूरी ज्वेलरी पहनी हुई है। उसके पूरे आगे उस कमीज के ऊपर ज्वेलरी ही ज्वेलरी है, बड़ी बड़ी मालाएं पहनी हैं उसने सोने की। और उसके दांत इंसान के दांत नहीं हैं। बस जब ये मुझे होश आया कि कोई औरत नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, कोई खून पीने वाली मखलूक है, तो बस मुझे लगा कि अल्लाह की मेरे ऊपर रहमत है कि अभी तक मैं जिंदा खड़ा हुआ हूं, अभी तक मैं बेहोश नहीं हुआ। मैं बहुत बहादुर नहीं था, लेकिन इतना बुज़दिल भी नहीं था कि गिर पड़ता। लेकिन मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज थी, मेरा जिस्म पूरा कांप रहा था। बस मुझे इतना याद है कि मैं वहां से दौड़ा हूं, वहां से भागा हूं, मेरे जूते वहीं पे पड़े रह गए थे। और मैं इतना तेज भागा हूं, शायद जिंदगी में कभी इतना तेज नहीं भागा जिंदगी बचाने के लिए, कि भागते भागते मैं अपने घर तक पहुंच गया। और जब मैं घर के दरवाजे के बाहर गया तो वालिद साहब को क्या बताऊंगा, क्या मेरे साथ माजरा हुआ है। बाहर रुक के लंबे लंबे सांस लेने लगा। सांस लेते लेते पीछे भी मुड़ के देखता था कहीं वो आ तो नहीं रही। मैंने देखा पीछे कोई भी नहीं आ रहा।
जब मेरी कुछ सांस बेहतर हुई तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मेरे वालिद साहब ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, पता नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब हो रही है, रात का पहर है, ठंड लग गई है, या क्या मेरी तबीयत खराब होगी। जब मैं अपने बिस्तर पे जाके लेटा, मैंने अपने वालिद साहब से तो छुपा लिया, लेकिन बिस्तर पे लेटते ही मुझे बुखार आ गया। मैं रात सारी सो नहीं सका, खौफ के मारे कांपता रहा कि मैंने क्या देखा है। सुबह वालिद साहब डॉक्टर के पास लेके गए। 3 दिन मुझे शदीद बुखार रहा। मैं काम पे भी नहीं जा सका और मैं तपती बुखार में घर में लेटा रहा। चौथे दिन मेरी तबीयत ठीक हो गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। 3 रातों से मैं सो नहीं सका था, जो बुखार की भी हालत थी और सबसे बड़ी खौफ की हालत थी। जब मैं बेहतर हुआ तो मैं उठा और काम पे चला गया। तकरीबन कोई 5-6 दिन हुए थे मुझे काम करते हुए कि उन्होंने मुझे रात को एक दिन कॉल की कि इमरजेंसी में मेहमान एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, उनको रात को 2 बजे आपने जाके ले आना है। मैंने कहा, ठीक है बीबी जी, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि 8 बजे ही मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके आया था। शायद उनको 8 बजे के बाद पता लगा कि किसी की फ्लाइट है। मैंने कहा, मैं आधा घंटा पहले ही पहुंच जाऊंगा। बाइक की चाबी उठाई, बाइक स्टार्ट किया। अब हल्की हल्की धुंध शुरू हो चुकी थी। वहां से मैं निकला बाइक चलाता हुआ, उस घर पहुंचा जहां मैं ड्राइविंग करता था। बाइक वहां पे खड़ी की, गाड़ी स्टार्ट की और तकरीबन 12:15 बजे का टाइम था। मैं वहां से रवाना हो गया। मेरा था तकरीबन 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, अगर ज्यादा धुंध ना हुई तो। अब मैं वहां पे रवां दमा था। लाहौर का उन्होंने जो बताया है, लाहौर में जो लोग रहते हैं, मैं भी इसी रास्ते से होके आता हूँ, माल्टाउन में घर है मेरा, तो वही रास्ता हम इस्तेमाल करते हैं। भट्टा चौक है वहाँ पे, ईंटों का जो भट्टा होता है उसको भट्टा चौक का नाम दिया गया। उस जगह पे रात को टाइम अगर आप जाएं 1-1:30 बजे तो वीराना ही वीराना होता है। तो कहते हैं मैं वहाँ से चलता चलता जब मैं भट्टा चौक के करीब पहुँचा तो वहाँ पे आगे कुछ धुंध सी मुझे मिली। इस तरह के मुझे गाड़ी की स्पीड को स्लो करना पड़ा। भट्टा चौक को क्रॉस करके मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मुझे ऐसे लगा गाड़ी मेरी भारी सी हो गई है। जिस तरह एक्सीलेटर पे जितना मैंने पाँव रखा हुआ है, गाड़ी की जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड नहीं है। गाड़ी जाम सी हो रही है, गाड़ी भारी सी हो रही है। गाड़ी उतना ईजी नहीं है जिस तरह मैं पहले चला रहा था। ड्राइवर को पता होता है क्या टायर पंचर हुआ है, क्या हुआ है, गाड़ी गाड़ी वजनी है, बहुत ज्यादा भारी है। मैं भी ये सोच ही रहा था कि गाड़ी कहीं साइड पे लगाऊं और उतर के देखूं कोई टायर पंचर तो नहीं हुआ। तो वहीं पे ही मेरी निगाह बैक मिरर, जो ऊपर सामने शीशा लगा होता है, उस शीशे में मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा पिछली सीट पे वही दुल्हन उसी लिबास के साथ, उसी पूरी ज्वेलरी के साथ, सोने से लदी हुई, उसी तरह चमकता दमकता, इंतहाई सफेद खूबसूरत उसका चेहरा, और वो अपने लंबे लंबे दांत खोले बैठी मुझे मुस्कुरा रही है, मुझे देख रही है। और जैसे ही उस शीशे में मैंने देखा तो मैं देखता ही रह गया। अब मैं ड्राइविंग कर रहा था, गाड़ी पहले ही बहुत भारी हो चुकी थी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, क्योंकि ट्रैफिक तो थी नहीं, रश का कोई डर नहीं था कोई एक्सीडेंट हो जाता। ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और जब मैंने उसको देख लिया कि वो पीछे गाड़ी में बैठी है और मुझे देख रही है, उसी तरह मुस्कुरा रही है। अब मैंने उसके करीब से उसके दांत देखे थे तो 2 लंबे लंबे उसके दांत थे जो बाहर निकले हुए थे, ऐसे जैसे नोकदार दांत होते हैं, जैसे वो किसी जिस्म में गर्दन में घुसाती हो दांतों को। मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने उसको एक दफा देखा और उसके बाद फिर मैंने आगे की तरफ देखना शुरू कर दिया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, मैं शदीद पसीने पसीने हो गया। उस सर्दी के मौसम में भी मैं इतना कांपना शुरू हो गया कि मैंने एकदम से ब्रेक लगा दी और जैसे ही पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। जल्दी से मैंने दरवाजा खोला और बाहर आके हाँफना शुरू हो गया। मुझे सांस चढ़ गया था, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, मैं पसीने पसीने हो गया था, मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने बाहर खड़े होकर आयतल कुर्सी पढ़ी, मैंने चारों कुल पढ़े, मैंने अपने ऊपर फूंका, डरते डरते गाड़ी के करीब गया, जाके गाड़ी पे आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के चारों तरफ घूम के उसके ऊपर फूंका। अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मुझे खैरियत से पहुंचा दे। मैं गाड़ी के अंदर बैठा और वहां से रवाना हुआ। अब गाड़ी में कुछ भी नहीं था, गाड़ी वजनी भी नहीं थी। मैं एयरपोर्ट पे भी पहुंच गया, लेकिन मैं इतना खौफजदा था कि वो फैमिली पहुंच के मुझे कॉलें करती रही मोबाइल पे और मुझे कोई होश नहीं कि मैं उनकी कॉल उठा सकूं। जब 5वीं 6ठी दफ़ा उन्होंने कॉल की तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कॉल आ रही है।
मैंने उठाया तो देखा उनका नंबर है। मैंने कहा सॉरी। उन्होंने मुझे कहा क्या हो गया है? मैंने कहा आवाज़ बंद थी, मुझे पता नहीं लगा। जब वो बाहर आए तो उनको अंदाज़ा हो गया था मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डरा हूँ। उन्होंने कहा क्या परेशानी है? मैं कहा नहीं कोई परेशानी नहीं, ऐसे ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी। और उसके बाद मैं वहाँ से उनको बिठा के रवाना हुआ, जाके गाड़ी मैंने अपने घर वहाँ खड़ी की और अपने घर तक तो पहुँच गया, लेकिन अब मेरी हालत फिर वही बुखार वाली हो चुकी थी, मेरी तबीयत फिर ख़राब हो चुकी थी। अब मैंने वालिद साहब को बता दिया कि मेरे साथ दूसरी दफ़ा ये वाक़या हुआ है। पहली दफ़ा वो हुआ था वहाँ से जब मैं आ रहा था, और दूसरी दफ़ा ये हुआ है, वो पीछे गाड़ी में बैठी हुई थी। वालिद साहब ने जब मेरी बात पूरी सुन ली तो वो फ़ौरन समझ गए। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, जब तुमने उसको वहाँ पे चरण सिंह वाली टीले पे देखा था। और जब मैंने वालिद साहब को पूरा हुलिया बताया तो वो गर्दन हिला रहे थे और समझ गए और कहा बेटा वो कोई दुल्हन नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, वो खून पीने वाली डायन है। वो डायन जो तुम्हें वहां पे नजर आई थी, और वो कल रात को तुम्हें गाड़ी में पीछे बैठी नजर आई कि गाड़ी भारी हो गई और पीछे बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके वही नोकीले दांत तुमने करीब से शीशे में देख लिए थे। तो जब तुमने दूसरी दफा देखा तो क्या वो दोबारा वहां पे नहीं थी? मैंने कहा नहीं। जब मैंने पहली दफा शीशे में देखा तो मैं हक्का बक्का था, मेरी सांस रुक गई थी, मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई थी, मैं पूरा कांपना शुरू हो गया था, मुझे होश नहीं रहा था। लेकिन जब हल्का सा होश में आया तो दोबारा मैंने देखा था तो उस वक्त वो नहीं थी। वालिद साहब ने कहा वो उस वक्त से तुम्हारे पीछे लग गई है, जब से तुम्हें उसने देखा है। वहां चरण पे उसने तुम्हें देखा था, उसके बाद वो गाड़ी में तुम्हारे पीछे आ गई है। अब इसका एक ही हल है, तुम एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके फलां फलां जगह पे जो हमारे पीर साहब हैं उनके पास पहुंचो और जाके उनसे दम करा के आओ। मैंने वालिद साहब से कहा जी मैं ऐसा करता हूं। लेकिन फिर आगे 2-3 दिन बुखार भी रहा, मसरूफियत भी कुछ इस तरह की हो गई कि मैं नहीं जा सका, और अभी जाता हूँ अभी जाता हूँ करते करते मज़ीद 4-5 दिन लग गए। लेकिन फिर जब रात के टाइम में मैंने उसको एक चौराहे पे खड़ा देखा और वो मुझे देख के सेम उसी हुलिये में खड़ी मुस्करा रही थी, तो मैं डर गया कि नहीं, अब अगर मैंने लेट की तो ये मुझे मार डालेगी, वाकई ये डायन मेरा खून पी जाएगी। वहीं खड़े होकर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, चारों कुल पढ़े, और इस तरह भागा कि आज रात घर में किसी तरीके गुजार लूँ, कल फ़ौरन सुबह होते ही पीर साहब के पास पहुँच जाऊँगा। रात सारी मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा, वहाँ पे चारों कुल पढ़ता रहा, और जब सुबह हुई तो फ़ौरन मैं पीर साहब के पास गया, सारी सूरत हाल जाके उनको बताई, और उसके बाद उन्होंने मुझे पानी दम करके दिया और कहा कि अब तुम आते रहना, पानी दम कराना। मैंने पीर साहब से पानी दम कराया, वहाँ से वापस आया, तावीज़ लेके आया, पानी पिया, तावीज़ गले में डाल लिया, और मुसलसल वहाँ पे दम कराने भी जाता रहा। लेकिन उस टाइम से लेके जो 14 में ये वाक़या हुआ था, आज 22 हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये वाक़या मेरे साथ हुआ था। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी ज़िंदगी का ये सच्चा कहानी है, आप इसको ओसीएस में सुना दें। तो आपने नाम नहीं लिखा आबिद अली भाई, मैं इसलिए खुद ब खुद आपका नाम आया था, इसलिए मैं इसको आबिद अली कहूँगा। आपकी ये कहानी मैंने भागते-भागते सबके साथ शेयर करा दी। तो आप लोग भी मुझे अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी शुरू कराऊँगा। बाकी हफ़्ते को जिस तरह मंगल, बुध, जुमेरात, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आप अपनी कहानी सुनते हैं, वो उस तरह अपनी अपनी ऑफ कैमरा स्टोरी को सुन सकेंगे। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।